हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल स्वस्थ हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं। हम लोग आगे जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो 12th के भी पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए क्योंकि अक्सर जो मैग्नेटिज्म पोर्शन है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन अब तक जो पूछा गया है 12th में तो 100%, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी जो पूछा जाता है मैक्सिमम क्वेश्चन आगे जो पोर्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसी से पूछा जा रहा है, जिसमें हम लोग आज सीखेंगे कि कोई भी करंट कैरिंग वायर जो है, अलग अलग शेप ऑफ वायर जो है वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसको कैसे निकालेंगे। हम लोग इसके पहले ऑलरेडी ये सब पढ़े हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या होगा, करंट कैरिंग एलिमेंट को रखेंगे तो क्या होगा, लूप को रखेंगे तो क्या होगा, ये सब हम लोग काम किए हुए हैं। लेकिन अब हम लोग काम करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कोई भी वायर आखिर प्रोड्यूस कितना करता है। वैसे तो एनसीईआरटी बुक में कंबाइंड वे में मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म जो टॉपिक है उसी में ये सब कुछ है। एससी वर्मा के बुक में अलग से इस चैप्टर का नाम दे दिया है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट। ठीक ना, नाम दिया गया है, कोई नया चैप्टर नहीं है, वही हम लोग पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट। ठीक है, यानी कोई करंट कैरिंग वायर हो तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, और ये जानेंगे कि इसको निकालने का जो मेथड है ये हम लोगों को मिलता कहाँ से है। तो एक बोलते हैं टर्म बायोट-सावर्ट लॉ, है ना। अब इसका प्रोनाउंसिएशन में कोई सेवर्ट बोल देता है, कोई सवर्ट बोल देता है, खैर जो भी हो, बायोट-सावर्ट लॉ ये जो है लॉ बतलाता है कि कोई भी करंट कैरिंग एलिमेंट कितना मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर प्रोड्यूस करेगा। तो देखें, सपोज कीजिए ये करंट कैरिंग वायर है, आपसे कहा गया कि अगर एक स्मॉल एलिमेंट लें इस पर, तो आप जान ही रहे स्मॉल एलिमेंट जब लेंगे तो वो तो स्ट्रेट लाइन ही लेना पड़ेगा। वेरी स्मॉल कर्व पे भी 2 पॉइंट बहुत क्लोज ले लेते हैं तो कैसा दिखने लगता है, स्ट्रेट। ठीक ना, इस वायर में आई करंट का फ्लो हो रहा है और इस एलिमेंट का जो लेंथ है ना उसको डीएल बोले। सपोज कीजिए आपसे कहा गया कि इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा जो इस एलिमेंट से r डिस्टेंस पर। ठीक ना, इस एलिमेंट से r डिस्टेंस पर है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। ये एंगल मान लीजिए dl और r के बीच का एंगल है थीटा। r को एज ए पोजीशन वेक्टर लें तो इस तरह से हम लोग एरो देंगे। dl का अगर डायरेक्शन पूछा जाए, dl को एज ए वेक्टर डिफाइन करें तो कभी भी करंट कैरिंग वायर पर अगर dl लेंथ का एलिमेंट लें तो उस एलिमेंट का जो है डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में लेते हैं, और r है पोजीशन वेक्टर, r का डायरेक्शन P पॉइंट की ओर हुआ। ठीक, देखिए बायोट-सावर्ट लॉ states that magnetic field produced by a current carrying element ठीक ना, कोई भी करंट कैरिंग एलिमेंट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है
सबसे पहले आप ये जानें वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, यानी वायर में जितना ही ज़्यादा करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक। सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड कोई भी एलिमेंट जो प्रोड्यूस करता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो। ठीक है। और थर्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है dl साइन थीटा का, यानी इसका लेंथ जितना ज़्यादा होगा फील्ड ज़्यादा होगा, और साइन थीटा का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा। ये तीन इन्फॉर्मेशन है। देखो, इस तीनों के हेल्प से हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी इन्फॉर्मेशन है हम लोग इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, dB प्रोपोर्शनल टू आई dl साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, है ना। यानी मैग्नेटिक फील्ड आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, dl साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब जो है इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा करके कांस्टेंट दे दिया। जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते थे, यहाँ पे हम लोग म्यू नॉट बाई 4 पाई लिखते हैं, आई dl साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। देखो ये जो म्यू नॉट है ना, इसका नाम है परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि वैक्यूम। वैसे हम लोग एयर के लिए भी अप्रॉक्स म्यू नॉट सिंबल ही डिनोट, कैसे उसमें एप्सिलॉन नॉट सिंबल हम लोग एयर या वैक्यूम के लिए यूज करते हैं, और तो दूसरा मीडियम रहता था तो हम लोग फिर उसके लिए म्यू नॉट ना लगा के म्यू लिख देंगे, है ना। जैसे वहाँ एप्सिलॉन बोल देते थे, एप्सिलॉन नॉट स्पेशली वैक्यूम या एयर के लिए यूज करते थे। तो देखें ध्यान से, इस म्यू नॉट को क्या पढ़ेंगे, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी म्यू नॉट जो है एक तरह से इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए है, और एप्सिलॉन नॉट क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कांस्टेंट था। ठीक है। देखो जी, वैसे तो हम लोग फॉर्मूला तक पहुंच गए, यही बायोट सावर्ट लॉ है कि कोई भी करंट कैरिंग एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट, किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड देगा, ठीक ना, कोई भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड देगा वो इस फॉर्मूला को फॉलो करेगा। ठीक। देखिए, ये जो म्यू नॉट बाई 4 पाई है, इसको सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 10⁻⁻7, और इसका यूनिट अगर लिखें तो थोड़ा समझना, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं, टेस्ला बोलते हैं, है ना। टेस्ला के अलावे भी एक पढ़े थे, न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी पढ़े थे ना। तो अब जो है इसका यूनिट लिखें तो ये तो टेस्ला है, आई एम्पियर है, और dl लेंथ है मीटर, और नीचे मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर तो गायब होगा नहीं, तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर होगा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, यही इसका यूनिट हो गया। या आप टेस्ला को अगर लिखें, यानी मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट देखें, टेस्ला किसको कहा जाता है, तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर को टेस्ला बोलते हैं, तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर डिवाइडेड बाय एम्पियर, यानी ये क्या हो गया जी, न्यूटन पर मीटर हो गया। नहीं, एक मिनट रुक, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, तो ये हो गया न्यूटन एम्पियर स्क्वायर मीटर, यही ना बोलेंगे, यही इसका यूनिट हो गया। वैसे हम लोग यही यूज करेंगे, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। चलिए,
अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि इस म्यू नॉट का डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा, तो हालांकि ये सब काम आगे करना चाहिए क्योंकि अभी इस लॉ को ही हम लोग कंप्लीट करें, लेकिन आपको यहीं पे काम कर दे रहे हैं। डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ परमियाबिलिटी म्यू नॉट लिख दिए हैं। तो देखो जी, न्यूटन का क्या होता है, mL/T⁻⁻² डिवाइडेड बाई एम्पियर क्या है जी, तो कैपिटल I। अब मीटर क्या है, तो L। थोड़ा सोचो, एक L तो गायब हो गया, m⁻⁻², I⁻⁻² है ना। L गायब हो गया, T पे पावर -2, I पे पावर -, यही डायमेंशनल इक्वेशन हो गया। अब आइए इसको अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें, इन वेक्टर फॉर्म, थोड़ा देखना, μ0/4π I dl/r sin थीटा डिवाइडेड बाई r3। देखो नया कुछ नहीं किए हैं, ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई किया। तो देखो, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, μ0/4π, ठीक ना, ये लाइन को यहीं लिख देना अच्छा रहेगा, इन वेक्टर फॉर्म, ठीक ना। इसमें r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिए और अब वेक्टर फॉर्म में इसको लिखें, तो देखो तो ऐसे लिख दें, μ0/4π I dl/r sin थीटा है, इसको dl क्रॉस r लिखें क्या। देखो क्रॉस प्रोडक्ट dl और r के बीच का एंगल थीटा है, तो dl/r sin थीटा यही आ जाएगा कि नहीं। यानी देखो जी, रिजल्ट याद रखना है कि अगर स्केलर फॉर्म में लिखना है तो ये स्केलर फॉर्म हो गया, नहीं ये स्केलर फॉर्म हो गया, मतलब केवल मैग्नीट्यूड का चर्चा करेगा। और ये क्या हो गया, तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया, लिखा हुआ है। अब देखिए, तो ये इक्वेशन कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो हमेशा dl क्रॉस r के डायरेक्शन में होगा। और एक चीज आप जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होता है ना, वो हमेशा उस दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। यानी अगर वेक्टर a इधर है और वेक्टर b इधर है, तो a और b इस प्लेन में है, तो a क्रॉस b या तो आउटवर्ड होगा नहीं तो इनवर्ड होगा। तो वैसे ही dl क्रॉस r जो है या तो आउटवर्ड होगा नहीं तो इनवर्ड होगा। वो तो देखना पड़ेगा कि फिगर के अकॉर्डिंग कैसे, वो तो आप जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन स्क्रू रूल के आधार पे देखते हैं, ठीक है। ट्रिक टेक्निक भी है, वो भी सिखा देंगे, लेकिन स्टैंडर्ड मेथड यही है कि मैग्नेटिक फील्ड उधर ही डायरेक्टेड होगा जिधर डायरेक्शन किसका होगा, dl क्रॉस r के। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा dl के भी परपेंडिकुलर होगा और r के भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन उस दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है जिसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाता है। अब आइए, अगर हम लोग इस फिगर में बात करें, कोई कहे कि इस फिगर में बतलाइए ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो बोलेंगे देखो dl इधर और r इधर है, dl क्रॉस r, तो dl से r तक आओगे तो क्लॉकवाइज हुआ ना, और क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, इनवर्ड। क्लॉकवाइज मतलब इनवर्ड, यानी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो कैसा होगा, तो इनवर्ड। इस एलिमेंट के कारण इस बोर्ड पर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे इस साइड में कहीं भी, तो किधर होगा, इनवर्ड होगा। सोचो, वैसे तो आगे एग्जाम्पल में हम समझाएंगे, अगर r इधर भी होता dl क्रॉस r क्लॉकवाइज तो इनवर्ड होगा।
आर अगर मान लो पॉइंट इधर ले लेता तो आर इधर हो जाता, तो डीएल क्रॉस आर तो एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ फील्ड आउटवर्ड हो जाता है। वैसे तो आपको एक सिंपल ट्रिक बता दें कि जब भी करंट कैरिंग वायर हो, किसी प्लेन में रखा हुआ, जैसे बोर्ड पर रखा हुआ, ठीक ना, आप माइंड में सोचिए कि आप तैरते हुए जा रहे हैं, जैसे करंट जा रहा ना वैसे आप तैरते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप ये सोचिए आपका राइट हैंड किधर पड़ेगा, ऐसे तैरते जाएंगे तो राइट हैंड इधर पड़ेगा ना, और लेफ्ट इधर है। तो ध्यान से देखो, राइट हैंड को जो है ना इधर लाना, मतलब अपने सीना की ओर रोटेट कराना है, और लेफ्ट को बैक की ओर ले जाना है। एकदम सिंपल ट्रिक है, देखना जो बात बता रहे हैं, इसको एम्पियर स्विमिंग रूल भी बोलते हैं। इससे मान लो इधर करंट है, समझो तैरते हुए जा रहे हो, ऐसे इमेजिन करो, इधर राइट हैंड है और इधर लेफ्ट हैंड। राइट हैंड को, ठीक ना, अपने चेस्ट की ओर ऐसे रोटेट कराना है और लेफ्ट हैंड को बैक की ओर। तो देखो जी, मान लो 1 मिनट के लिए हम करंट कैरिंग वायर, मेरे में करंट ऊपर पास कर रहा है, सपोज करो, कोई पूछ दिया यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, तो बोलेंगे इधर। देखें मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इधर। यानी देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, ऐसे, बाद में आगे सिखाएंगे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इस केस में सर्कुलर हो जाता है। लेकिन खैर एग्जाम में अगर आया कि बायोट सावर्ट लॉ क्या है, तो आपको जो है ना बहुत दिमाग नहीं लगाना है, आपको यही काम करना है, ठीक ना। वैसे तो उसमें जो है ना आप चाहेंगे तो ये कंप्लीट अपने आप में ही एक्सप्लेन किया हुआ, फिर भी मैं नोट्स को अपलोड कर दूंगा जिससे कि आप जो है प्रॉपरली उसको लिख सकें। तो ठीक है, इसको आप नोट करें। अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से रिलेटेड जो है ना कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे करंट कैरिंग वायर, और आपसे कहा गया कि इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इस Q पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ठीक। देखिए जी, आप एक करंट कैरिंग एलिमेंट को ले लें, चलो एलिमेंट को ले लें, कहीं भी ले लें, कोई ज़रूरी नहीं कि हम यहीं ले लें, है ना। चलो एलिमेंट ले लिए, इसको मिला दिए। एक तो तरीका ये है कि DL क्रॉस R, तो DL क्रॉस R तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब इनवर्ट। अरे जिधर DL क्रॉस R होगा उधर ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, तो इनवर्ट। यानी इस P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, वैल्यू चाहे उसका जो भी हो, वो डायरेक्टेड होगा इनवर्ट, बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर की ओर। अब देखो इसी को अलग अलग ट्रिक से कैसे सिखाया जाता है। अब कोई जो है ना राइट हैंड थंब रूल सिखाएगा। अब उसमें क्या कहेगा कि वायर में जिधर करंट का फ्लो हो रहा उधर अपने अंगूठे को रख लो, थंब को रख लो। अब P पर मैग्नेटिक फील्ड देखना है ना, तो अब क्या करो ना, ऐसे रोटेट कराओ इसको। तो देखो जी, ऐसे रख लिए, ऐसे रोटेट करो, रोटेट ऐसे, उल्टा नहीं रोटेट करा, ऐसे रोटेट। तो बोलो यहाँ पे रोटेट कराओगे मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा क्या, यानी P पॉइंट पर फील्ड इनवर्ट, ठीक। अब चलो Q पॉइंट पर देखना, तो करंट के डायरेक्शन में थंब को रख लो, तो थंब को रख लिए। अब थोड़ा सोचना, थंब को रख लिए, यहाँ पे पॉइंट Q है, और अब इसको ऐसे रोटेट कराओ, तो जाहिर है रोटेट कराएंगे बाहर होगा क्या, यानी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो आउटवर्ड। देखो इतना तो दिमाग लगाना ही नहीं है, डायरेक्ट ही एम्पियर स्विमिंग रूल सबसे अच्छा टेक्निक। समझो ऐसे तैरते हुए जा रहे हो, राइट हैंड इधर पड़ा, लेफ्ट हैंड इधर पड़ा, बस राइट है, राइट साइड में इनवर्ड माने अंदर हाथ को लाओ और लेफ्ट साइड में बाहर लाओ, यही हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। देखो ठीक बीच में आकर के बोल रहे हैं, करंट इधर है, राइट साइड में कोई पॉइंट हो बोर्ड पे, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड है ना, इनवर्ड।
और लेफ्ट साइड हो तो इधर। हकीकत में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है ना, इसे स्ट्रेट वायर के केस में सर्कुलर शेप का होता, मतलब कि यहां पर थोड़ा समझना, यही करंट कैरिंग वायर है, तो ये वायर यहाँ भी फील्ड प्रोड्यूस करेगा, यहाँ भी करेगा, यहाँ भी, तो सही मायने में वो सर्कुलर होता है लाइंस ऑफ फोर्स, यहाँ इधर एलोंग दी टेंजेंट ऐसे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है एलोंग दी टेंजेंट, अब यहाँ बोर्ड के इनवर्ड हो गया, अब इनवर्ड तो डायरेक्शन बनाने में बनेगा नहीं, बस इमेजिन करो, इसी तरह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है। तो थोड़ा सोचो तो, करंट इधर है और ऐसे है लाइंस ऑफ फोर्स, तो यहाँ पे देखेंगे तो इनवर्ड, और यहाँ देखो तो लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकल गया क्या, आउटवर्ड, ठीक ना, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हो गया। देखो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से बिल्कुल अलग। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो था वो कभी क्लोज लूप नहीं बनाता था, पढ़ते थे ना कि क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता, लेकिन जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है कि नहीं, देखो ये क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा वहीं पर आ जा रहा, ठीक है। चलिए इस केस को तो हम लोग समझ गए, यानी ज़्यादातर समय ज़रूरत पड़ेगा ना जल्दी से डायरेक्शन बताना है, बोलेंगे वो पी पॉइंट देखो तो राइट में है कि लेफ्ट में है, तो राइट में है तो इनवर्ड, लेफ्ट में है तो आउटवर्ड। अब देखो सपोज करो करंट का फ्लो इधर हो रहा, कोई कहा यहाँ पी पॉइंट है, यहाँ क्यू पॉइंट, बोलो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो सोचो ना तैरते हुए जा रहे हो, तो राइट हैंड इधर पड़ेगा तो बोल दो इनवर्ड, लेफ्ट हैंड इधर पड़ेगा तो आउटवर्ड। इससे आसान क्या मेथड मिलेगा, है कि नहीं। अब देखो जी, कोई कहा नहीं करंट ऐसे जा रहा, तो बोलेंगे ठीक है, अब सोचो ना तुम उल्टा ऐसे तैरते जा रहे हो, नीचे की ओर तैरते जा रहे हो, तो जब ऐसे तैरते जाओगे तो राइट हैंड इधर पड़ेगा, लेफ्ट हैंड इधर पड़ेगा, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो जाएगा और इधर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हो जाएगा, है ना। जो डॉट बनाया जाए तो क्या समझ लेना है, आउटवर्ड, मतलब इधर के कोई भी पॉइंट पर पूछा जाए तो। अब चलो, अगर मान लो जैसे करंट कैरिंग वायर और उस वायर के लाइन पे ही पॉइंट, अब कोई पूछे बोलो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, तो ये लेफ्ट में है कि राइट में, सोचो तैरते हुए जा रहे हो तो ये तो इसी लाइन पर पड़ जा रहा है, तो लेफ्ट राइट तो हो नहीं रहा है, तो याद रखना ऐसे भी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, ठीक ना। वायर के लाइन में कोई भी पॉइंट आ जाए तो उस वायर के कारण, उस स्ट्रेट वायर के कारण फील्ड जीरो हो जाता है, क्योंकि डीएल और आर पैरेलल हो गया। तो ये जानते हो ना मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाई आर क्यू। तो सोचो डीएल और आर जब सेम डायरेक्शन में होगा तो बीच का एंगल जीरो, और साइन जीरो क्या होता है, जीरो, यानी मैग्नेटिक फील्ड हो गया जीरो। क्लियर है। अब देखिए, अब जो है ना क्वेश्चन एक और पूछने का तरीका तो बहुत सारा है, लेकिन जो कॉमनली यूज में हम लोग लाते हैं, जैसे मान लो ऐसे कह देगा एक वायर है और क्रॉस बना करके लिख दिया आई, मतलब कि एक स्ट्रेट वायर है और जिसमें इनवर्ड करंट, ठीक ना, स्ट्रेट वायर है और जिसमें इनवर्ड करंट। पूछा जा रहा आपसे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग पॉइंट पर कैसे निकालोगे। जैसे इसी बोर्ड पर कहा गया यहाँ फील्ड का डायरेक्शन बतलाओ, यहाँ बतलाओ, यहाँ बतलाओ, यहाँ, ठीक। आइए थोड़ा समझिएगा, करंट किधर, इनवर्ड। थोड़ा सोचो ना, तुम उड़ते हुए जा रहे हो, वही तैरते हुए जा रहे हो, तैरते हुए अंदर की ओर जा रहे हो, थोड़ा बढ़िया से ठीक से तैरना। देखो जी, तैरते हुए जा रहे हो तो तुम्हारा राइट हैंड इधर पड़ेगा और लेफ्ट हैंड इधर पड़ेगा, नहीं राइट इधर, तो राइट जो है यहाँ नीचे
और लेफ्ट में हो गया ऊपर। देखो ऐसे लाइन्स ऑफ फोर्स होगा ना, यहाँ नीचे, समझ पा रहे हो ना। देखो जी करंट ऐसे, तो जिधर राइट हैंड पड़े, सोचो तैरते हुए तुम जा रहे हो तो तुम्हारा राइट हैंड इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। जिधर राइट होता है उधर नीचे। अब मतलब समझ ही रहे हो, बताए है ना कि जैसे राइट हैंड है तो इसको सीना की ओर लाना है। तो माइंड में सोचो ऐसे तैरते हुए या उड़ते हुए जा रहे हो अंदर की ओर, तो तुम्हारा राइट हैंड इधर है तो राइट हैंड को अपने चेस्ट की ओर लाएंगे, लेफ्ट को बैक की ओर। तो सोचो तो ऐसे लाइंस ऑफ फोर्स होगा ना, ठीक ना। जैसे स्ट्रेट वायर है, ऐसे स्ट्रेट वायर है तो लाइंस ऑफ फोर्स ऐसा। अगर स्ट्रेट वायर ऐसे रहे तो लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे होगा। देखो इसमें भी एकदम सिंपल बात बता रहे हैं। कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड पूछे ना, ऐसे क्रॉस बना दिया और कहा बतलाओ यहां मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, एकदम आसान है। कहा कैसे? तो क्या करना, इस लाइन के परपेंडिकुलर, इसी को ना आर बोलते हैं, आर के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच लेना। मैग्नेटिक फील्ड या तो नीचे होगा नहीं तो ऊपर होगा, दो ही हो ही सकता है और कुछ नहीं हो सकता, ठीक ना। जब भी क्वेश्चन में कहे ना इनवर्ड करंट है, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा इस पॉइंट पर, तो मिला लो और एक लाइन खींच लो, या तो इधर होगा फील्ड नहीं तो इधर होगा। और सिंपल ट्रिक ये है ना कि जब क्रॉस रहे ना तो इसको समझना कि ये जो लाइन है इसको हमको क्लॉकवाइज में घुमाना, ऐसे घड़ी जैसे मूव करता वैसे। अगर यहीं डॉट होता तो ऐसे घुमाते, माने एंटी क्लॉकवाइज में घुमाते। अगर आउटवर्ड करंट होता तो देखो जी सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जैसे इनवर्ड करंट है, ठीक ना, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्रॉस नहीं है, करंट के लिए क्रॉस है। इनवर्ड करंट है और कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए तो पहले तो जानना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सर्कुलर शेप में होता है। अगर क्रॉस है, इनवर्ड करंट है तो क्लॉकवाइज सेंस और आउटवर्ड है तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है किस सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में। है ना। देखो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, यही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। कहीं भी फील्ड पूछे, यहां भी पूछे ना, इस लाइन के परपेंडिकुलर ही होगा। क्रॉस है तो क्लॉकवाइज सेंस में होगा। और यही डॉट अगर होता, जैसे मान लो कहा गया आउटवर्ड करंट है और कहीं भी नज़दीक में मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया तो समझ लो क्या होगा। मान लो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया तो इसको मिला दो, और ये आउटवर्ड करंट है तो एंटी क्लॉकवाइज में लाइंस ऑफ फोर्स बनाना, यानी मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द टेंजेंट इधर होगा। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए इधर होगा, यहाँ इधर होगा, यहाँ इधर होगा, ठीक ना। ये भी ट्रिक समझ गए हैं। क्रॉस अगर रहे, इनवर्ड करंट रहे तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लॉकवाइज सेंस में, और डॉट रहे तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो देखिए ये सारे एग्जाम्पल में हम लोग सीखे कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को कैसे पता लगाएंगे। ज़्यादातर केसेज में पता लगाना बहुत ही आसान होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो थोड़ा दिक्कत भी होता था कि हम लोग जो है ना बोलते थे टेस्ट चार्ज रखो, जिधर फोर्स लगेगा उसके अकॉर्डिंग काम करो। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में तो बस राइट लेफ्ट से ही काम चल जाता है। और आगे जो हम लोग एग्जाम्पल भी लेंगे ना तो सब में फील्ड का डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगा ही, तो उसमें भी सीखेंगे। तब तक आप ऐसा करें, पहले इसको लिख लें। देखिए अब जो है हम लोग बायोट सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले एप्लीकेशन कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क एट इट्स सेंटर। मतलब कि एक सर्कुलर आर्क है, सपोज कीजिए इसमें आई करंट का फ्लो हो रहा है और पूछा गया कि बतलाओ इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो,
ठीक ना, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सपोज करो ये पूरा एंगल अल्फा, ठीक। देखो जहां तक सवाल डायरेक्शन का है, तो डायरेक्शन के लिए तो बहुत दिमाग लगाना ही नहीं है। जैसे हमको इस ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो डायरेक्शन के लिए क्या सोचना है, ये सोचो ना, तैरते हुए जाओगे तो ये राइट साइड है ना, तो इनवर्ड, ठीक ना। करंट कैरिंग वायर के राइट साइड में पॉइंट है इनवर्ड, इधर आता आउटवर्ड, तो फील्ड का डायरेक्शन तो बहुत आसान। तो आइए सबसे पहले जो है किसी एक एलिमेंट के कारण यहाँ फील्ड निकालते हैं। तो सपोज कीजिए इस पर हम लोग एक स्मॉल एलिमेंट लिए dl लेंथ का, और आप जानते हैं कि dl का डायरेक्शन हम लोग उधर ही लेते हैं जिधर डायरेक्शन किसका होता है, करंट का। तो कर्व पाथ है तो अलोंग दी टेंजेंट हो गया ना, और यही रेडियस के रोल में आ गया, है ना, यही हो गया रेडियस। r भी बोल सकते हैं, चलो r बोल लेते हैं, या जनरली हम लोग जो है ना रेडियस को a से डिनोट करेंगे, तो चलो ये बोल लेते हैं। तो ये जो स्मॉल एलिमेंट है, मान लो यहाँ से थीटा एंगल पर है, और इसका जो थिकनेस है, ठीक ना, इसका जो थिकनेस है वो जो एंगल बना रहा है वो कितना है, d थीटा। तो देखो dl इधर और r इधर, तो बीच का एंगल कितना, 90। dl अलोंग द टेंजेंट, r इधर, बीच का एंगल 90 है कि नहीं। dl और r के बीच का एंगल का जरूरत पड़ता है ना बायोट सावर्ट लॉ में। सबसे पहले इस एलिमेंट का अगर लेंथ लिखें, लेंथ ऑफ द एलिमेंट, तो जाहिर है ए डी थीटा, आर डी थीटा बोलते हैं ना, ए डी थीटा। अब इस एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू दिस एलिमेंट, तो देखो जी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। देखना ध्यान से, ये यही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बायोट सावर्ट लॉ के अनुसार। आई डी एल आर, तो देखो डी एल इधर, आर इधर, तो डी एल आर साइन थीटा, थीटा के जगह तो 90 हो गया, क्योंकि dl इधर है और r इधर है, बीच का एंगल 90 है, डिवाइडेड बाई आर क्यू। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl बाई आर स्क्वायर, और ठीक ना, dl बाई आर स्क्वायर, और जान रहे हो ना r किसके इक्वल है, तो r तो a के इक्वल है, तो जाहिर है वो dl बाई ए स्क्वायर होगा। तो कितना आ गया जी, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, dl के जगह क्या लिख दें, तो ए डी थीटा, तो ए डी थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, यानी कि म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू डी थीटा, यानी कि इस करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका वैल्यू इतना। अब कहा जाए आपसे कि नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, तो इसी को इंटीग्रेट करेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटीग्रेशन डी थीटा। बोलो थीटा कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, तो 0 से अल्फा तक, तो 0 से अल्फा, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा 0 से अल्फा। देखो तो कितना आ गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई
आई बाई ए, एक बार अल्फा -0 तो अल्फा हो गया बस। यानी कोई भी सर्कुलर आर्क सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड देगा वो कितने के इक्वल होगा? तो μ0/4π I बाई ए इंटू अल्फा, है ना। अल्फा जहां की वो आर्क कितना एंगल बना रहा है सेंटर पे, ए समझ ही रहे रेडियस है और आई जो है करंट है। μ0/4π का वैल्यू तो मुझे मालूम रहता ही है, एकदम सिंपल फार्मूला है, याद रहेगा, है ना। अब इसी में हम लोग देखेंगे कि अगर सेमी सर्कुलर वायर हो, कंप्लीट सर्कुलर वायर हो, तब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो पहले आप इसको लिख लें। अब चलिए इसी में देखेंगे, कहा जाए फॉर अ सेमी सर्कुलर लूप, सॉरी सेमी सर्कुलर वायर। देखो जी, मान लो ये सेमी सर्कुलर वायर और कहा गया कि बतलाओ क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे। तो देखो इसमें कुछ भी नया दिमाग नहीं लगाना, फॉर्मूला मेरे पास है क्या, μ0/4π I बाई ए इंटू अल्फा। अल्फा के जगह पाई लिख देंगे, 180 डिग्री है ना, रेडियन में पाई लिखते हैं, यानी कि μ0/4π I बाई ए, अल्फा के जगह पाई, बस यही आंसर। अब यही पाई कैंसिल कर दीजिएगा तो μ0 I/4a हो। अब देखो फॉर कंप्लीट सर्कुलर वायर, मान लो ये सेमी सर्कल ना हो करके कंप्लीट सर्कल होता, आई करंट का फ्लो। कहा गया बतलाओ इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो बस फार्मूला तो लिखा हुआ है, μ0/4π I बाई ए इंटू अल्फा। तो μ0/4π I बाई ए, ये कंप्लीट सर्कल है तो एंगल 2π ना हो जाएगा। तो देखो तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, μ0 I/2 है। यानी अगर सर्कुलर वायर रहे तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इतना, सेमी सर्कुलर रहे तो उसी का हाफ हो गया है यहाँ, ठीक ना। प्रॉब्लम बनाने में सब बहुत ज़रूरत में आता है, वो तो आगे हम लोग यूज करेंगे ही, पहले मैं आपको सारे फॉर्मूला का डेरिवेशन सिखा दे रहा हूँ, ठीक ना। तो पहले इसको नोट कर लो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन करते हैं। एक स्ट्रेट वायर है और आपसे कहा गया इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालें, ठीक है। सपोज कीजिए ये जो एंड है ना, जो एंगल बना रहा है ये θ1 और ये एंड जो एंगल बना रहा वो θ2। इस P पॉइंट पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा और इस वायर में I करंट का फ्लो हो रहा, ठीक। तो कैसे बनाया जाए? देखो जहां तक डायरेक्शन का सवाल है तो उसमें तो कोई दिमाग लगाना नहीं, क्यों? तो देखो करंट इधर जा रहा है राइट साइड में इनवर्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड होगा, इसलिए कुछ और सोचना तो है नहीं, यानी जो निकालना है मैग्नीट्यूड को ही। तो ठीक है, अब देखो एलिमेंट तो सब जगह है और सब एलिमेंट अलग अलग डिस्टेंस पर मौजूद है। तो अगर हम लोग एक एलिमेंट लिए यहाँ से y डिस्टेंस पर और जिसका हम लोग विड्थ को dy ले लिए, है ना, ये y लिए तो y में स्मॉल चेंजिंग को क्या ले लिए, dy। सपोज कीजिए ये एलिमेंट का जो लोअर पॉइंट है ये जो है थीटा एंगल पर, ठीक ना। एलिमेंट हम लोग थीटा एंगल पर लिए हैं y डिस्टेंस पर
और ये एलिमेंट जो एंगल बना रहा है इस P पॉइंट पर, ये एंगल डी थीटा। तो इस एलिमेंट के कारण इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ठीक ना, मैग्नेटिक फील्ड P पर निकालना है। पहले ये सोच लो मुझे क्या क्या चाहिए एक मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। तो फॉर्मूला होता है ना म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन आर क्यू। तो dl के रोल में तो ये dy है, देखो r इधर है, इसी को ना r बोलेंगे। और देखो जी ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दिया हुआ है d, तो dl इधर और r इधर, तो ये एंगल कितना होगा? dl और r के बीच का एंगल कितना होगा? थोड़ा सोचो, dl इधर r इधर, ये एंगल कितना? तो सोचो, ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 प्लस थीटा होगा क्या? पूरा मिलकर 180 है ना, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना? 90 प्लस थीटा, तब ना 180 हो पाएगा। तो ठीक, फिर इस एलिमेंट का लेंथ कैसे निकालें? तो देखो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग tan थीटा निकालें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस y बाई डी, यानी y हो गया d इंटू tan थीटा, है ना। इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें बोथ साइड्स with respect to theta, तो dy बाई डी थीटा, tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, तो बोलो dy क्या हो गया? d इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। चलो जी, इस एलिमेंट का लेंथ हम लोग थीटा के टर्म में निकाल लिए। अब फॉर्मूला में क्या क्या चीज का जरूरत होता है मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए? तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl क्रॉस r, तो dl तो इसको बोल दिए और r इसको ना, तो r का वैल्यू कैसे निकालें? तो थोड़ा देखो, तो cos थीटा इजकल टू, इस ट्रायंगल में cos थीटा अगर लिखें तो cos थीटा क्या हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो d बाई आर, तो r हो गया d बाई कॉस थीटा d इंटू सेक थीटा, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग देखें एट P ड्यू टू दिस एलिमेंट, तो क्या होगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन आर क्यू, यही तो होता है। इसी को थोड़ा ब्रेक कर ले, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl r, तो देखो dl इधर है r इधर है, dl इसी को ना बोले हैं, dl करंट के डायरेक्शन में, r इधर है, बीच का एंगल 90 प्लस थीटा साइन 90 प्लस थीटा, है ना। dl क्रॉस r है, तो दोनों के बीच का एंगल चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट को ब्रेक बाई आर क्यू। देखो तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, ठीक ना, मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया। ऐसा करो, ये स्केलर फॉर्म है तो इसको यहीं पे रिपीट कर दे रहे हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl r साइन 90 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यू। यहाँ से इसको हटा दे रहे हैं क्योंकि देखो अब इधर एरो है ना, तो इधर भी एरो वाला फॉर्म होना चाहिए, इधर भी अब एरो हटा दिए तो ये स्केलर फॉर्म में लिखा गया। देख लो तो एक r तो गायब हो जाएगा ना, तो क्या लिखें? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl के जगह तो dy ना, बाई आर स्क्वायर, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, ठीक। अब देखें
म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, डी वाई का वैल्यू कितना आया है तो देख लो, आया है d इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। r का वैल्यू कितना आया है d सेक थीटा डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा कोस थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी, सेक स्क्वायर थीटा गायब, कॉस थीटा डी थीटा। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। अब इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, ठीक ना। इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो चलो एलिमेंट के कारण तो फील्ड निकाल लिए ना, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तब तक आप पहले इसको लिख लें। तो ये तो हम लोग एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाले। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी कॉस थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन। थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो इधर जाएंगे तो देखो θ2, देखो इसी को ना थीटा बोले हैं, तो ये θ2, देखो ये वाला जो लाइन है ना, इसके ऊपर के एंगल को अगर पॉजिटिव बोले तो इसके नीचे वाले को क्या बोलना पड़ता है, निगेटिव। तो बोलेंगे इंटीग्रेशन करो -θ1 से +θ2, ठीक ना। इसी लाइन से ना जो एंगल बनाया एलिमेंट उसको थीटा बोले, तो ये थीटा कहाँ तक जाएगा, इधर θ2 तक, और नीचे θ1। तो अगर इस सेंस को पॉजिटिव बोले हैं तो इस सेंस को निगेटिव। देखो तो क्या आ गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, -θ1 से +θ2। बस एक बार अपर लिमिट को रखो और एक बार लोअर लिमिट को रखो। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी, अपर लिमिट को रखेंगे साइन θ2 साइन -θ1। देख लो तो माइनस माइनस प्लस हुआ क्या, यानी मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी, देख लो तो ये रिजल्ट क्या आ गया, साइन θ1 प्लस साइन θ2। बस बन तो गया, मैग्नेटिक फील्ड निकल गया P पॉइंट पर। यही आ गया जनरल फॉर्मूला। अब इसी में कुछ हम लोग स्पेशल केसेज को देखेंगे। ये तो हो गया डेरिवेशन स्ट्रेट वायर के कारण P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उसके लिए क्या क्या चीज़ का ज़रूरत है, वायर में करंट, D मतलब याद रखना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, θ1 θ2 क्या है, तो एक एंड जो एंगल बनाएगा इस P पॉइंट पर वो θ1, और दूसरा एंड जो यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस से एंगल जो बनाएगा वो θ2। अब देखो जी, अगर बात हम लोग करें केस फर्स्ट फॉर लॉन्ग वायर, या हम लोग इसी को इनफाइनाइट वायर भी बोलते हैं। वायर का लेंथ जब बहुत बड़ा हो, तो बहुत बड़ा लेंथ माने क्या होता है जी, क्या 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1 मीटर, किसको बहुत बड़ा बोले। तो देखो ये बड़ा और छोटा जो टर्म है ना, वो एक रिलेटिव टर्म है, मतलब वो किसी के रिस्पेक्ट में होता है। यानी इस D के कंपैरिजन में वायर का लेंथ बहुत बड़ा हो तो उसको हम लोग लॉन्ग वायर बोलते हैं। तो ध्यान से देखना, मान लो एक लॉन्ग वायर है, मतलब समझो D बहुत छोटा है, इसके लेंथ के कंपैरिजन में, तो अगर मिलाओगे इसको यहाँ से, माने लॉन्ग वायर है ना, तो देखो जी ये जो एंगल है, अब चूंकि हम तो यहीं तक दिखाएं, तो इनफाइनाइट वायर है, बहुत दूर तक गया,
तो जैसे जैसे आगे जाओगे ना ये एंगल 90 की ओर टेंड करते जाएगा। थोड़ा देखो ना, अगर ये डी पॉइंट यहाँ रहता, इसको मिलाते तो कुछ 90 जैसा ही दिखने लगता कि नहीं। मतलब कि लॉन्ग वायर के जब केस हो ना, अब चूंकि अब बोर्ड पर हम कितना बड़ा बनाए, तो लॉन्ग वायर का जब केस हो, यानी कि वायर का जो लेंथ है जब D से बहुत बड़ा हो, तब यहाँ जो एंगल बनता है उसको हम लोग 90 कंसीडर करते हैं। तब हम लोग θ1 और θ2 दोनों को अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री लेते हैं, और दोनों को जब 90 लेंगे तब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, μ0/4 पाई I/d sin 90 प्लस sin 90। देखो 112 मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, μ0I/2πd। देख लो ये क्या बता रहा है जी, मैग्नेटिक फील्ड D के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्या? नहीं, ये रिजल्ट ही ना बता रहा है। L जब वेरी वेरी ग्रेटर देन D है, वैसे तो सब रिजल्ट में यहाँ भी B D के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही है। तो ये रिजल्ट आया कब के लिए, जब लॉन्ग वायर का बात हो। अब इसी में अगर लॉन्ग वायर का बात हो और पॉइंट उसके एक एंड के सामने हो, तब कैसे काम करेंगे, पहले आप इसको लिखें। अब अगर हम लोग बात करें सेमी इनफाइनाइट वायर का, केस 2 फॉर सेमी इनफाइनाइट, हालांकि इसका मतलब क्या होता है समझेंगे। सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब हुआ इन फ्रंट ऑफ अ लॉन्ग वायर। थोड़ा समझिएगा, जैसे एक लॉन्ग वायर है, एक न, इन फ्रंट ऑफ वन एंड ऑफ लॉन्ग वायर। थोड़ा देखना, ये लॉन्ग वायर है, इसके एक एंड के सामने पॉइंट, तो जान ही रहे, इसको मिलाएंगे है ना, ये D बहुत छोटा है, इसको मिलाएंगे तो ये एंगल तो 90 के लगभग होगा। लेकिन सोचो नीचे में तो कुछ है ही नहीं, नीचे में वायर रहता तब ना इसको हम लोग θ1 बोलते और θ2 को 90 बोल देते। नीचे तो कुछ है ही नहीं। देखो ये नीचे वाला पोर्शन अगर कम होता तो ये एंगल थोड़ा कम होता, अगर ये और छोटा होता ये एंगल और कम होता, लेकिन नीचे तो कुछ है ही नहीं। ये वायर स्टार्ट ही यहाँ से हो रहा, और कहा जा रहा बतलाओ इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्या होगा। तो जब नीचे में कोई पोर्शन नहीं हो तो θ1 0 डिग्री लिखेंगे और θ2 90 लिखे, क्योंकि लॉन्ग वायर है। तो लॉन्ग वायर जो है एंगल जो बनाता है इसका ये वाला एंड, वो लगभग क्या लेते हैं 90 डिग्री। तब मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाता, तो μ0/4 पाई I/d साइन 0 प्लस साइन 90, साइन θ1 प्लस साइन θ2 होता है। देख लो साइन 91 साइन 0 0, यानी मैग्नेटिक फील्ड μ0/4 पाई I/d, यही आ गया। देखो अभी लॉन्ग वायर लिए थे, सेमी इनफाइनाइट नहीं था, मतलब लॉन्ग वायर था और बीच में कहीं पॉइंट था, एक एंड के सामने नहीं था, तो उसमें आया था 2πd, इसमें क्या आ गया 4πd। अब देखो एक केस हम लोग और जिक्र करते हैं। जैसे मान लो करंट कैरिंग वायर है, यही वायर है, और मान लो पॉइंट यहां, कहा गया मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ठीक, तो देखो जी वायर तो यहां से स्टार्ट है, इसको डॉटेड करके आगे बढ़ा, और हमको मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो इसको D बोलते हैं, इसी को हम लोग D बोलते हैं। और इसका ये वाला जो एंड है, जो P पर एंगल बनाया इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, उसको θ1 बोल रहे हैं,
और ये जो एंड है, ये जो एंगल बनाया इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, इसको θ2 बोल रहे हैं। तो देखो इस फिगर में θ1 जो था ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला लाइन के नीचे था और θ2 ऊपर था, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज में था, ये क्लॉकवाइज सेंस में था। लेकिन इस केस में क्या देख रहे हो, इस केस में θ1 भी जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला जो पॉइंट है उससे ऊपर है, यानी ए भी है क्लॉकवाइज सेंस में, ई भी है क्लॉकवाइज सेंस में। तब कैसे बनाया? कोई पूछे अब मैग्नेटिक फील्ड बतलाओ, तो बोलेंगे देखो ये एलिमेंट के कारण यही ना फील्ड होता है, तो ये एलिमेंट के कारण यही फील्ड होता है। तो μ0/4 पाई I/d cos थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन। तो इसमें जो लिमिट दिए थे ना -θ1 से +θ2, क्योंकि θ1 नीचे था, इसमें θ1 और θ2 दोनों ऊपर है, तो इसको θ1 से θ2 इंटू माइनस नहीं बोलेंगे, ठीक। तो μ0/4 पाई I/d cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, θ1 से θ2। I/d एक बार अपर लिमिट sin θ2 और एक बार लोअर लिमिट sin θ1। यही आ गया मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, ठीक ना। ये एक स्पेशल केस है, बहुत कम ही इसका ज़रूरत पड़ता है। ज़्यादातर हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है लॉन्ग वायर का, और कभी कभी ज़रूरत पड़ता है ये सेमी इनफाइनाइट वायर है ना, मतलब लॉन्ग वायर के एक एंड के सामने पॉइंट हो। तो देखिए आज हम लोग क्या क्या सीखे। पहले तो बायोट सावर्ट लॉ सीखे, उसके एप्लीकेशन में हम लोग सर्कुलर आर्क और स्ट्रेट वायर के कारण फील्ड निकालना सीखे। आप ये जानिए कि इस चैप्टर में जो 70% से 80% जो न्यूमेरिकल है ना, वो अभी जो 2 एप्लीकेशन सिखाए वो उसी पर बेस्ड है। सही बात तो ये है कि एनसीईआरटी बुक में वो डायरेक्ट आपको कहता है कि सर्कुलर वायर के एक्सिस पर फील्ड क्या होगा ये निकालिए, और उसमें स्ट्रेट वायर या सर्कुलर आर्क ये सब का कोई डिस्कशन नहीं। लेकिन जब न्यूमेरिकल्स बनाते हैं तो इस सब का ज़रूरत पड़ता है, तो सीखना तो सब कुछ है। तो आज तो हम लोग इतना ही सीखेंगे। अगले क्लास में जो है हम लोग और भी जो बचा हुआ शेप है, अभी सोलेनॉइड, टोरॉइड वगैरह बहुत सारा चीज़ पढ़ना है, तो उससे रिलेटेड कंसेप्ट को सीखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।